Dear students, I wish you good morning and I hope you all are doing fine at home in the state of lockdown because no one is allowed to step out of the house. So dear students, today the topic which I have brought for you is the rat trap. This is the fourth chapter of your first book. The name of the book is Flamingo. This chapter has been written by Selma Lagerlof. The chapter we are going to discuss today is the rat trap. You look at the title rat trap means rat plus trap. Rat means चूहा, trap means फंदा, यानी rat trap को हिंदी में हम बोल देते हैं चूहेदानी. और ये चैप्टर जो लिखा है वो लिखा है सैल्मा लैगरलॉफ ने. She was born in 1858 and died in 1940. She was a Swedish writer, यानी स्वीडन की रहने वाली थी. Whose stories have been translated into many languages, जिनकी कहानियाँ अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट की गई हैं. अ यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम. उनके अंदर एक सार्वभौमिक जो थीम है वो होती थी अ बिलीफ दैट एसेंशियल गुडनेस इन अ ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन बाय अंडरस्टैंडिंग एंड लव. कहने का मतलब कि उनकी कहानियाँ एक थीम के ऊपर आधारित होती हैं कि जो वास्तविक अच्छाई है इंसान के अंदर उसको जागृत किया जा सकता है समझ और प्यार के द्वारा. ये जो कहानी है ये स्वीडन की माइन के बीच आधारित है जो रिच इन आयरन ओर होती है. जब लोहा हम निकालते हैं, जिस चीज से लोहा निकाला जाता है उसको ओर बोला जाता है, आयरन ओर बोला जाता है. द स्टोरी रिच इन आयरन ओर विच फिगर्स लार्ज इन हिस्ट्री एंड लीजेंड्स ऑफ द कंट्री, जो काफी नजर आती है इतिहास और कथाओं में इस देश की. द स्टोरी इज टोल्ड समवट इन द मैनर ऑफ अ फेरी टेल. परियों की कहानी की तरह ये कहानी सुनाई जाती है. सो मैं थोड़ा है आपको लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट द स्टोरी. ये कहानी आधारित द स्टोरी इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ फॉल एंड राइज ऑफ अ मैन. द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ रैट ट्रैप सेलर. चूहेदानी बेचने वाले के बारे में ये कहानी है. ही कीप्स वॉन्डरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर सेलिंग हिज रैट ट्रैप्स. एक जगह से दूसरी जगह वो घूमता रहता अपनी चूहेदानी बेचते हुए. वो ये चूहेदानियाँ तारों से बनाता है जो किसी किसान के खेतों से या किसी शॉपकीपर से वो ले लेता है. कई बार उधार उसको मिल जाते, कई बार वो चुरा लेता है ये जिससे ये तारे वगैरह जिससे वो चूहेदानियाँ बनाता है. लेकिन स्टिल हिज बिजनेस इज नॉट प्रॉफिटेबल. समटाइम ही हैज टू रिजोर्ट बोथ पैटी थीवरी एंड बैगिंग. चलो टाइम वेस्ट किए बिना हम शुरू करते हैं. इससे पहले कुछ एक्सप्रेशंस हम देख लेते हैं. की बॉडी एंड सोल टुगेदर. कि बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब होता है जीवित रहना, यानी शरीर और आत्मा को एक साथ रखना. जब शरीर आत्मा एक साथ रहेगी तभी तो हम जीवित रहेंगे. सो हियर कि बॉडी एंड सोल टुगेदर मीन्स जीवित रहना. प्लॉट्स अलोंग द रोड. प्लॉट्स का मतलब होता है धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना, रास्ते पर सफर करते रहना. इम्पेनिट्रेबल प्रिजन. इम्पेनिट्रेबल का मतलब होता है जिसको बेधा ना जा सके, जिसको छेदा ना जा सके. जैसे उदाहरण के लिए हम कहते हैं हैड गंधारी सीन दुर्योधन इन नेक्ड सिचुएशन हिज बॉडी वुड हैव बिकम इम्पेनिट्रेबल. यानी कोई भी अस्त्र शस्त्र उसकी बॉडी को पेनिट्रेट नहीं कर पाता. अगर हम महाभारत की लीजन पे यकीन करें तो इम्पेनिट्रेबल जिसको भेदा ना जा सके. प्रिजन मीन्स जेल, यानी यहाँ पर इम्पेनिट्रेबल प्रिजन का मतलब हो जाता है ऐसी जेल जिससे भागा ना जा सके. अभेद्य जेल. ईज्ड हिज वे. आसानी से अपना रास्ता बना लेना. थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल. दिस इज अनदर ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन दैट वी आर गोइंग टू रीड इन दिस चैप्टर. व्हेन थिंग्स गो डाउन हिल का मतलब होता है चीजें खराब होते चले जाना. जैसे आफ्टर द स्टेट ऑफ लॉकडाउन वॉज डिक्लेयर्ड इन आवर कंट्री थिंग्स आर गोइंग डाउन हिल फॉर सम पीपल, स्पेशली दोज हु बिलोंग टू पुअर इकोनॉमिकल क्लासेस. नेक्स्ट इज हंगर ग्लेम्ड इन हिज आइज. भूख उसकी आंखों में चमकती थी. अनवांटेड जॉय. अनवांटेड जॉय मीन्स एक अजीब सी खुशी, एक असामान्य सी अनयूजुअल सी हैप्पीनेस. नोटेड अ हॉटी कंसेंट. नोटेड अ हॉटी कंसेंट का मतलब होता है बिना इच्छा के किसी को इजाजत दे देना, घमंडी सी इजाजत दे देना. किसी ने पूछा भाई मैं यहाँ बैठ जाऊँ क्या, बता चलो बैठ जाओ, मतलब यू आर नॉट हैप्पी, मतलब फिर भी आप इजाजत दे रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड नोटेड अ हॉटी कंसेंट. फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट. यहाँ पे दूसरा एक्सप्रेशन आया है एक और, फॉल इनटू
फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट्स का मतलब होता है विचारों में पड़ जाना, एक ही तरह के विचारों में पड़ जाना। हम भी कई बार विचारों में पड़ जाते हैं। चलो अब हम इसको डिटेल में शुरू करते हैं। आप कर्सर का ध्यान रखिएगा, कर्सर जिस दिशा में जा रहा है तो यानी उस लाइन को एक्सप्लेन किया जा रहा है। मैं आपको इंग्लिश में भी उसको एक्सप्लेन करता चलूँगा, और प्रोनाउंसिएशन का आपने विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन मैटर्स अ लॉट व्हेन इट कम्स टू लर्न English. Once upon a time, there was a man who went round selling small rat trap of wire. एक बार एक आदमी था जो चक्कर लगाता रहता था अपनी छोटी चूहेदानियां बेचने के लिए जो तारों से बनी होती थी। He made them himself at odd moments. At odd moments का मतलब होता है खाली समय में, when you don't have anything special to do. So, और वो इनको खुद ही बनाता था खाली समय में। From the material he got by begging in the store or at the big farm. उस मटेरियल से जो उसे भीख मांगकर, बाय बैगिंग मीन्स भीख मांगकर स्टोर से या फिर बड़े बड़े खेतों से मिलता था। बट इवन सो का मतलब होता है तो भी, जोर दे के कहा गया है, तो भी द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, फिर भी उसका ये व्यापार ज्यादा लाभदायक नहीं था। सो ही हैड टू रिजोर्ट टू का मतलब होता है सहारा लेना, यानी लास्ट ऑप्शन के तौर पे इस्तेमाल करना। ही हैड टू रिजोर्ट टू बोथ, इसीलिए उसे दोनों ही चीजों का सहारा लेना पड़ता था। दोनों चीजें कौन कौन सी थी? बैगिंग एंड पैटी थीवरी। पैटी का मतलब होता है मामूली, थीवरी का मतलब होता है चोरियां। जैसे आप देखो स्पेलिंग मिलती है थीव से, तो पैटी थीवरी मतलब छोटी मोटी मामूली चोरी। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, तो दोबारा देखें, सो ही हैड टू रिजोर्ट टू बोथ बैगिंग एंड पैटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। इसी तरह उसे सहारा लेना पड़ता था छोटी मोटी चोरियों का अपने आप को जीवित रखने के लिए। मैंने पहले एक्सप्रेशन बताया, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर मीन्स खुद को जीवित रखना। एक दूसरा यहाँ पे एक वर्ड है रिजोर्ट टू। रिजोर्ट टू का क्या मतलब होता है? यानी किसी एक उपाय का इस्तेमाल करना, किसी एक साधन का यूज करना। जैसे डिस्पाइट कंस्टेंट वार्निंग ऑफ पुलिस व्हेन द क्राउड गेव नो वे, पुलिस रिजॉर्टेड टू लाठीचार्ज, पुलिस ने लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। पैटी का मतलब मामूली, दिस डे पीपल हैव टू वर्क एट पैटी सैलरी, तो इस तरह से आप बना सकते हैं मामूली। इवन सो, फिर आ गया इवन सो का मतलब तो भी, फिर भी। हिज क्लॉथ वर इन रैग्स, मतलब टू बी इन रैग्स का मतलब होता है चिथड़े, फटे पुराने कपड़े, फिर भी उसके कपड़े जो है वो बिल्कुल चिथड़ों के समान थे। हिज चिक्स वर शंकन, उसके गाल जो थे वो पिचके हुए थे। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, भूख उसकी आंखों में चमकती थी, यानी भूख की चमक उसकी आंखों में नजर आती थी। यह आपका पहला पैराग्राफ हो गया। अब सेकंड पैराग्राफ को देखो। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वैगबॉन्ड। नो वन कैन इमेजिन, कोई कल्पना नहीं कर सकता कितनी दुखी, एंड मोनोटोनस, मोनोटोनस का मतलब होता है, मोनोटोनस मीन्स ऑलवेज द सेम एंड देयरफॉर बोरिंग, जो एक जैसी है इसलिए वो बोरिंग है। मोनोटोनस हिंदी में हम कह देते हैं नीरस, उबाऊ, इस तरह से। यानी मोनोटोनस मीन्स विच इज नॉट प्लीजेंट एट ऑल। या आई वेंट टू द पार्टी, द डांसर दे डिड नॉट डू एनीथिंग extra, their performance was monotonous. Their performance was always the same that they would do. So no one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond. Vagabond means the person who has no house, no home to live, and therefore keeps wandering from one place to another. कोई कल्पना नहीं कर सकता कि कितनी दुखी और उबाऊ जिंदगी रही होगी, प्रतीत हुई होगी एक ऐसे आवारा की, वैगाबॉन्ड की। वैगाबॉन्ड मीन्स मैंने आपको भी बताया जिसका अपना घर ना हो, जो इधर से उधर भटकता रहता है। हु प्लॉड्स अलोंग द रोड, प्लॉड का मतलब होता है जो रास्ते पर, प्लॉड का मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ना, धीरे धीरे चलना, इन एक कांस्टेंट स्पीड से, लेकिन ज़्यादा स्पीड से नहीं। प्लॉड अलोंग द रोड का सीधा सीधा मतलब हो जाता है रास्ते पर घूमते फिरते रहना, जो रास्ते पर घूमता फिरता रहता था। लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, अपने ही ध्यान में मग्न, मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट, लेकिन एक दिन ये आदमी अपने ही विचारों में पड़ गया। फॉल इन अ लाइन ऑफ थॉट्स का मतलब होता है अपने विचारों में खो जाना।
विच रियली सेम टू हिम एंटरटेनिंग। सेम टू का मतलब होता है प्रतीत होना, लगना। जैसे उदाहरण के लिए, मोहन सीम टू बी अ नाइस मैन। मोहन मुझे एक अच्छा आदमी लगा, बट लेटर ऑन ही टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी ट्रेचरस सॉर्ट ऑफ पर्सन। ही हैड विच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग, जो विचार वास्तव में उसको एंटरटेनिंग लगे। दोबारा देखिए, बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट। ये आदमी अपने ही विचारों में पड़ गया, एक अजीब से विचारों में पड़ गया। विच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग, जो उसे वास्तव में मनोरंजक लगे। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप्स व्हेन सडनली ही वाज स्ट्रक बाय द आइडिया दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड्स एंड सीज, इट्स सिटीज एंड विलेजेस वाज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप। वह स्वाभाविक तौर पर अपने चूहेदानियों के बारे में ही सोच रहा था। सडनली व्हेन ही वाज स्ट्रक बाय द आइडिया, तभी अचानक उसे एक विचार आया, दैट द होल वर्ल्ड, कि ये पूरी दुनिया, उसके चारों तरफ, द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड्स एंड सीज, इट्स सिटीज, विलेजेस वाज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप, वो कुछ भी नहीं है बड़ी चूहेदानी के अलावा। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस देन टू सेट बेट फॉर पीपल, ये किसी और उद्देश्य के लिए नहीं विद्यमान है, ये किसी और दूसरे उद्देश्य के लिए नहीं है सिवाय लोगों के लिए चारे के अलावा। यानी लोगों के लिए चारा। चारा का मतलब यहाँ पे आप ये समझ लो कि जैसे हम मछली को फंसाने के लिए चारा लगाते, वी सेट बेट टू अट्रैक्ट फिश एंड टू कैच इट। इसीलिए यहाँ पर सेट बेट वर्ड का इस्तेमाल किया गया कि ये संसार जिसमें हम रहते हैं, ये हमें एक तरह से हमें लुभाता है, अपनी जो रिचीज है, अपनी जॉयज जो हैं, उनके माध्यम से, और हम इसमें फंस जाते हैं। वॉज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप, ये इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज, ये किसी और उद्देश्य के लिए नहीं बल्कि टू सेट बेट, चारा लगाने के लिए है लोगों के लिए। इट ऑफर्ड रिचीज एंड जॉय, ये खुशी और आनंद देता है। शेल्टर एंड फूड, आश्रय और खाना देता है। हीट एंड क्लॉथिंग, गर्मी और कपड़े देता है। एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पॉक, ठीक वैसे ही जैसे कि चूहेदानी में चीज लगा होता है या पॉक लगा होता है। एंड एज सुन एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्पटेड, और जो ही कोई समय को ललचाने देता है, टू टच द बेट, इस बेट को छूने के लिए, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, ये उसके ऊपर बंद हो जाता है, यानी उसको कैद कर लेता है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और तब सब कुछ समाप्त हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये दुनिया भी एक चूहेदानी के समान है। इस तरह से उसको विचार आने लगे, बार बार उसको ये विचार आते। आगे देखते हैं। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, निसंदेह संसार उसके लिए कभी दयावान नहीं रहा था। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट्स इन दिस वे, इस तरह से ये चीज, इस तरह से सोचना उसे एक अजीब खुशी दे रही थी। इस तरह से बुरा सोचना संसार का। थिंक इल का मतलब होता है बुरा सोचना। आई कैन नॉट थिंक इल ऑफ अदर्स, आई ऑलवेज थिंक गुड ऑफ अदर्स, मैं हमेशा अच्छा सोचता हूं दूसरों का। इट बिकेम अ चेरिश्ड पास टाइम, चेरिश्ड पास टाइम का मतलब पसंदीदा समय बिताने का तरीका। जैसे फॉर सम पीपल प्लेइंग क्रिकेट इज अ फेवरेट पास टाइम, फॉर मी रीडिंग नॉवल इज अ फेवरेट पास टाइम। सो सभी का अलग अलग पास टाइम हो सकता है। आई डोंट नो व्हाट इज योर पास टाइम। इट बिकेम अ चेरिश्ड पास टाइम ऑफ हिज, ये उसका एक पसंदीदा समय बिताने का माध्यम बन गया। ड्यूरिंग मैनी ड्रूरी प्लॉडिंग, ड्रूरी का मतलब नीरस, जिसमें कोई एंटरटेन ना हो। प्लॉडिंग का मतलब यात्राएं, लंबी लंबी जर्नीज। टू थिंक ऑफ द पीपल ही न्यू हु हैड लेट हिमसेल्फ, यानी इट बिकेम अ चेरिश्ड पास टाइम ऑफ हिज ड्यूरिंग मैनी ड्रूरी प्लॉडिंग, ये उसका एक पसंदीदा समय बिताने का तरीका बन गया। लंबी लंबी यात्राओं में लोगों के बारे में इस तरह से सोचना जिनको वो जानता था। हु हैड लेट देमसेल्फ, जिन्होंने खुद को फंसने दिया था। बी कॉट का मतलब फंस जाना, जिन्होंने खुद को फंसने दिया था। इन द डेंजरस स्नेयर, इस खतरनाक फंदे में। एंड ऑफ अदर्स, और दूसरों के बारे में। हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेड, जो अभी भी चक्कर लगा रहे थे इस चारे के चारों तरफ।
Let's do the next paragraph. One dark evening, as he was trudging along the road. Trudging along the road का भी वही मतलब है जो plod along the road का है. Plod along the road का मतलब रास्ते पर भटकना, रास्ते पर चलते रहना. और trudge along the road का भी सेम मतलब है. One dark evening, as he was trudging along the road, एक शाम, घनी शाम, जब वो रास्ते पर चल रहा था, he caught sight of a little grey cottage by the roadside. उसकी निगाह एक भूरे रंग की कॉटेज पर पड़ी. कॉटेज यानी एक छोटा सा घर. बाय द रोड साइड, रोड के किनारे पर. कैच साइट ऑफ, ये आप एक्सप्रेशन देखिए. कैच साइट, ये इधर, ये बहुत अच्छा एक एक्सप्रेशन है, बहुत यूज होता है. कैच साइट, ये वाला. कैच साइट ऑफ समथिंग यानी किसी चीज के ऊपर निगाह पड़ना. ठीक है ना. तो इसका मतलब वो उसके ऊपर आपकी निगाह जाना, वो आपको दिख जाना. आई वॉज इन द मार्केट, देन आई caught a sight of a monkey who was trying to steal bananas from a shop. So he caught sight of a little grey cottage. उसकी निगाह एक भूरे रंग की कॉटेज पर पड़ी जो रोड के किनारे थी. And he knocked on the door. Knock on the door means दरवाजा खटखटाना. उसने दरवाजे को खटखटाया. To ask shelter for the night. रात के लिए पनाह मांगने के लिए. आस्क का मतलब होता है मांगना. Nor was he refused, ना ही उसको मना किया गया. Instead of the sore faces. Sore faces means, ये देखिए आप, sore faces. Sore faces means नाराज चेहरे. यहाँ पे इंस्टेड वर्ड का मतलब इस्तेमाल किया गया. इंस्टेड का मतलब होता है की बजाय. इंस्टेड ऑफ द sore faces यानी नाराज चेहरों की बजाय, which ordinarily met him, जो आमतौर पे उसे मिला करते थे, the owner, ये मालिक, who was an old man, जो कि एक बूढ़ा आदमी था, without wife और child, बिना बीवी और बच्चों के, was happy to get someone, बड़ा खुश हुआ किसी को पाकर बात करने के लिए अपने अकेलेपन में, in his loneliness. So this poor farmer he was taking shelter in was a nice man. He sounds to be a generous man. Let's see what happens next. Immediately मैंने तुरंत, जल्दी से, शीघ्रता से, he put the porridge pot on the fire. porridge pot का मतलब अपना खाना बनाने का बर्तन, खिचड़ी बनाने का बर्तन, दलिया बनाने का बर्तन. porridge को आप खिचड़ी बोल सकते हो, दलिया बोल सकते हो. he put the porridge pot on the fire, उसने आग पे रख दिया. and gave him supper means रात का खाना, उसे रात का खाना दिया. then he carved off का मतलब होता है काट के थोड़ा सा अलग कर देना. then he carved off such a big slice, तब उसने एक इतना बड़ा टुकड़ा काटा from his tobacco roll, अपने तंबाकू के रोल से, that it was enough both for the stranger's pipe and his own, कि ये काफ़ी था उस अजनबी यहाँ पे रैट्रैप सेलर को कहा गया है, अजनबी की पाइप और अपनी खुद के लिए. पिछले जो एनिशियन टाइम है या पहले लोग सिगरेट की बजाय पाइप पीना ज़्यादा पसंद करते थे, तो उसी के बारे में बताया गया है. तो आप कंफ्यूज ना हो भाई ये पाइप क्या मतलब है. पाइप का, पाइप मीन्स दिस इज अ सिगरेट लाइक थिंग. फाइनली ही गोट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड. गोट आउट का मतलब निकालना. आखिर में फिर उसने एक पुरानी ताश की गड्डी निकाली. पैक ऑफ कार्ड्स मीन्स ताश की गड्डी. एंड प्लेड मजोलीज, और मजोलीज खेली विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, अपने मेहमान के साथ जब तक सोने का टाइम ना हो गया. नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए. द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस विद हिज कॉन्फिडेंसेस एज विद हिज पोरिस एंड टोबैको. वो आदमी उतना ही दयावान रहा. जेनरस मीन्स दयावान. जेनरस, दयावान, काइंड. द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस विद हिज कॉन्फिडेंसेस. कॉन्फिडेंसेस मीन्स सीक्रेट्स, जो चीज़ें आप दूसरों से छिपा के रखते हैं, इसके लिए इसको यहाँ पे कॉन्फिडेंसेस लिखा गया है. वो बूढ़ा आदमी उतना ही दयावान रहा अपने कॉन्फिडेंस, सीक्रेट बताने में, जितना कि वो यहाँ पे खाना देने में और तंबाकू देने में था. द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म एट वंस, यानी मेहमान को तुरंत बता दिया गया, दैट इन हिज डेज ऑफ प्रोस्पेरिटी, अपने प्रसिद्धि के दिनों में या अपनी तरक्की के दिनों में. प्रोस्पेरिटी मीन्स प्रसिद्धि या तरक्की आप कह सकते हो, ग्रोथ कह सकते हो. अपने प्रसिद्धि के दिनों में हिज होस्ट यहाँ पे वो खुद को कह रहा है किसान, कि उसका जो मेजबान था, हैड बीन अ क्रॉफ्टर, वो एक क्रॉफ्टर हुआ करता था, कामगार हुआ करता था, एट रामोजी आयरन वर्क्स. रामोजी आयरन वर्क्स में, रामोजी आयरन वर्क्स का बाद में बहुत जिक्र आएगा चैप्टर के अंदर. रामोजी आयरन वर्क एक मील है, आयरन मील है. इट इज
a kind of forge. It has a forge in which the iron ore is smelted. रैम जो आयरन वर्क एंड हैड वर्क ऑन द लैंड, और उसने जमीन पे भी काम किया था, यानी खेती भी की थी. नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू एनी लेबर, डे लेबर. अब जबकि, नाउ दैट का मतलब होता अब जबकि, ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, अब जबकि वो दिन की मजदूरी नहीं कर पाता था या कर पाने में सक्षम नहीं था. इट वॉज हिज काउ वी स्पॉटेड हिम, ये उसकी गाय ही थी जो उसको स्पॉट करती थी. यस, दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. बॉसी हियर रेफर्स टू काउ विच गिव्स लॉट ऑफ मिल्क. बॉसी, यहाँ इस बॉसी वर्ड उस गाय के लिए जो बहुत दूध देती है. यस, दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये गाय जो थी असाधारण थी. शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, वो क्रीम के लिए प्रतिदिन दूध दिया करती थी. एंड द लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 kroner इन पेमेंट, और पिछले हफ्ते ही उसे 30 kroner मिले थे पेमेंट के रूप में. क्रोनर इज अ करेंसी ऑफ स्वीडन. द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस. इनक्रेडुलस को ध्यान से देखें. इनक्रेडुलस मीन्स अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव अदर्स इजीली. क्रेडुलस का मतलब होता है जो दूसरों से आसानी से दूसरों की बात पे यकीन कर ले, यानी एक शब्दों में कह सकते हो कान का कच्चा. क्रेडुलस, क्रेडुलस, क्रेडुलस यानी कान का कच्चा भी नहीं, मतलब कान का कच्चा भी है वैसे तो, लेकिन ज़्यादातर सेंस में क्रेडुलस का मतलब जो दूसरों पे आसानी से यकीन कर ले. धृतराष्ट्र वॉज क्रेडुलस सॉर्ट ऑफ पर्सन व्हेन दुर्योधन टॉक टू हिम. द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस. इनक्रेडुलस का मतलब उल्टा हो जाता है क्रेडुलस से. इनक्रेडुलस बन जाता है जो किसी बात पे आसानी से यकीन ना करे. जो अजनबी है वो उसे इनक्रेडुलस ऐसा लगा कि उसकी बात पे यकीन नहीं कर रहा है. फॉर द ओल्ड मैन गोट अप, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी उठा, एंड वेंट टू द विंडो, और खिड़की के पास गया. टुक डाउन अ लेदर पाउच, एक लेदर पाउच नीचे निकाला. विच हैंग ऑन अ नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम, जो एक नेल के ऊपर टंगा हुआ था उसी विंडो के फ्रेम में. एंड पिक्ड आउट 3 wrinkled 10 kroner bills, और 3 wrinkled का मतलब होता मुड़े हुए जिनमें झुर्रियाँ पड़ी हैं 10-10 के नोट निकाले. बिल्स का मतलब नोट से होता है. 100 रुपीज़ बिल, हम इंडिया में हमारा बिल कहने की एक परंपरा है नहीं, हम नोट्स कहते हैं, लेकिन यहाँ बिल का मतलब नोट से ही है, यानी 3 10-10 के नोट निकाले. दिस ही हैड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट. हैड अप का मतलब पकड़े रखा, ये उसने अपने मेहमान की आंखों के सामने पकड़े रखा. नोडिंग नोइंगली, जानबूझ के गर्दन हिलाते हुए. एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, और फिर उनको पाउच में दोबारा ठूस लिया. स्टफ का मतलब होता है ठूस देना. स्टफ का मतलब चीज़ें भी होती हैं, ठीक है ना. इंग्लिश सीखने के लिए वी हैव टू डू मैनी स्टफ्स, हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है. स्टफ का मतलब ठूसना भी होता है. जैसे इन द मॉर्निंग वी ऑल लाइक टू ईट स्टफ्ड परांठास. सुबह मॉर्निंग में हम जो भरा हुआ परांठा है वो खाना पसंद करते हैं, सभी को अच्छा लगता है. तो स्टफ्ड नॉन होता है, जैसे खाने की चीज़ें होती हैं इसमें भरा जाता है. इसी तरह आप और भी बना सकते हो. स्टफ का मतलब जैसे दिस बैग इज स्टफ्ड विद टॉयज, माई बैग इज ऑलरेडी स्टफ्ड विद माई थिंग्स. तो इस तरह से स्टफ्ड मैंने ठूसा होना, भरा होना. द रूम वॉज, द बस वॉज स्टफ्ड विद पैसेंजर्स. इस तरह से देयर वॉज नॉट एन इंच रूम ऑन द बस. तो इस तरह से द नेक्स्ट डे बोथ मैन गोट अप इन अ गुड सीजन. टू गेट अप इन गुड सीजन मैंने अच्छे मूड में जागना, अच्छे से जागना, मौसम बिल्कुल अच्छा था, इस तरह से भी होगा. द क्रॉफ्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ. इन अ हरी का मतलब होता है जल्दी में होना. वो क्रॉफ्टर यहाँ गरीब किसान को कहा गया है जिसके घर में वो रैट ट्रैप सेलर रह रहा था, चूहेदानी बेचने वाला रह रहा था. द क्रॉफ्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ. क्रॉफ्टर जो है बड़ी जल्दबाजी में था अपनी गाय का दूध निकालने के लिए. मिल्क, काऊ का मतलब होता है दूध निकालना. एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट, और दूसरे आदमी ने संभवतः यह सोचा, ही शुड नॉट स्टे इन बेड, कि उसे बिस्तर पे नहीं होना चाहिए. व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप, जब घर का मालिक ही उठ गया था. दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम. उन्होंने कॉटेज को उसी समय छोड़ दिया, एक ही समय पे छोड़ा. लीव लेफ्ट. लीव का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना. लीव के कई मतलब हो सकते हैं, जैसे ही लेफ्ट द जॉब, उसने नौकरी को छोड़ दिया. लेकिन
जब यदि आप किसी एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हो, उसके लिए आप लीव फॉर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे माई फ्रेंड लेफ्ट फॉर दिल्ली यस्टरडे, मेरा दोस्त दिल्ली के लिए चला गया कल, इस तरह से भी बोलते हैं। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, उन्होंने कॉटेज को उसी समय छोड़ा, एक ही साथ छोड़ दिया, यानी कहने का मतलब द क्रॉफ्टर लॉक द डोर, क्रॉफ्टर ने ताला लगाया, एंड पुट द कीज इन हिज पॉकेट, और चाबियां अपनी जेब में डाल दी। द मैन विद द रैट ट्रैप सेड गुड बाय, जो मैन विद द रैट ट्रैप यानी चूहेदानी वाला, जैसे आपके द मैन विद आइसक्रीम, आइसक्रीम वाला, इस तरह से बोल देते हैं। द मैन विद द रैट ट्रैप्स, उस चूहेदानी वाले ने गुड बाय कहा एंड थैंक यू और धन्यवाद कहा, एंड देयर अपॉन, इसके तदुपरांत ईच वेंट हिज ओन वे, टू गो ऑन वे का मतलब अपने अपने रास्ते पर चले जाना। बट हाफ एन आवर लेटर, लेकिन आधे घंटे बाद, द रैट ट्रैप पैडलर स्टूड अगेन, पैडलर का मतलब फिर वही घुमंतु जो पैदल ज़्यादा यात्राएं करता, पैडलर उसको बोला गया है। बट हाफ एन आवर लेटर, लेकिन आधे घंटे बाद ही, द रैट ट्रैप पैडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर, वो रैट ट्रैप पैडलर दोबारा खड़ा था दरवाजे के सामने। आप सोच सकते हो वो क्या कर रहा था। ही हैड नो गुड इंटेंशन, उसका इरादा अच्छा नहीं था। देखते हैं उसने क्या किया। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, उसने अंदर जाने का प्रयास नहीं किया, हालांकि उसने अंदर जाने का प्रयास नहीं किया। ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, वो केवल खिड़की पे गया। स्मैश्ड अ पेन, पेन का मतलब होता है शीशा, ग्लास होता है, विंडो पेन। स्मैश का मतलब तोड़ देना, चकनाचूर कर देना, जैसे विंडो पेन के लिए भी लगा सकते हैं, या वैसे ही स्मैश्ड ऑल माई ड्रीम्स आफ्टर ही फेल्ड इन एग्जाम, ही स्मैश्ड हिज फादर्स ड्रीम आफ्टर ही फेल्ड इन एग्जाम, उसने अपने पिता के सपनों को चकनाचूर कर दिया, तोड़ दिया। स्मैश्ड अ पेन, एक शीशे को तोड़ा। स्टक इन हिज हैंड, स्टक इन का मतलब होता है अंदर हाथ डालना, जैसे उसमें लिखा भी रहता है डोंट स्टक योर हेड आउट ऑफ द बस, अपना सर बस से बाहर मत निकाले। स्मैश्ड अ पेन, स्टक इन हिज हैंड, अपना हाथ अंदर डाला। एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच, और पाउच को अपने कब्जे में ले लिया, या पाउच को कब्जा लिया, पकड़ लिया। विद 30 क्रोनर, 30 क्रोनर वाले। ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ऑन पॉकेट, उसने पैसे को निकाला और अपनी ही जेब में ठूस लिया। थ्रस्ट का मतलब क्या है, ठूस लेना, डाल लेना। देन ही हैंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस, और फिर उसने बड़ी सावधानी से उस लेदर पाउच को अपनी जगह पर टांग दिया। एंड वेंट अवे, और चलता बना। देखो कितना चालाक निकला हो, अंदर उसको पता था पैसे कहाँ थे, किसान ने उसको बड़े विश्वास से दिखा दिया था, भी भला आदमी शायद चोरी ना करे, लेकिन उसके मन में लालच आ गया, दोबारा गया, उसने शीशे को तोड़ा, हाथ अंदर डाला और पाउच को निकाल के, पैसे निकाल के फिर वापस उसी जगह पे रख दिया। अब आगे देखते हैं कहानी में क्या टर्न आता है। ये उसके गिरावट का मोमेंट है। जैसे मैंने बताया, द स्टोरी इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ फॉल एंड राइज ऑफ अ मैन। अभी उसका फॉल हो रहा है, मोरल फॉल हो रहा है। एज ही वॉकड अलॉन्ग विद द मनी, जैसे ही वो पैसे को लेके चल रहा था अपने जेब में, ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विद हिज स्मार्टनेस, काफ़ी खुश हो रहा था, काफ़ी प्रसन्न महसूस कर रहा था अपनी चतुराई को लेकर। ही रियलाइज्ड ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट ही डेयर नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे। उसे एहसास हुआ निसंदेह कि पहले तो कि उसे हिम्मत नहीं करनी चाहिए पब्लिक हाईवे पे चलने की, बल्कि मस्ट टर्न ऑफ द रोड, बल्कि रोड को छोड़ देना चाहिए जंगल की तरफ। यानी ही एंटर्ड द फॉरेस्ट, जंगल में घुस गया वो। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी, शुरुआती घंटों में कोई दिक्कत उसे नहीं हुई। लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स, और बाद में बुरा हो गया, यानी पकड़े जाने के डर की वजह से, विद द फियर ऑफ बीइंग कॉट बाय द पुलिस ऑफ द पीपल, ही डिसाइडेड टू गेट इनटू द फॉरेस्ट ऑफ विच ही न्यू नथिंग, जिसके बारे में उसे कुछ नहीं पता था। तो शुरू में कोई दिक्कत नहीं हुई, बाद में इट स्टार्टेड गेटिंग बैड, ये लिखा भी है, इट बिकेम वर्स, बुरा हो गया, मतलब स्थितियां खराब होने लगी। फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, फॉर क्यों लिखा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा और कंफ्यूज कर देने वाला जंगल था, विच ही हैड गोटन इनटू, जिसमें वो घुस आया था। ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, उसने कोशिश की निश्चित होने की, टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, एक सीधी दिशा में चलने की। बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ, लेकिन वो रास्ता जो है इस तरह से मुड़ जाता था आगे पीछे, इस अजीब ढंग से
ही वॉकड एंड वॉक विदाउट कमिंग टू द एंड, वो चलता रहा बिना किसी अंत किनारे पर पहुंचे उस जंगल के। वुड का मतलब होता है जंगल। एंड फाइनली ही रियलाइज्ड, और आखिरकार उसे एहसास हुआ दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। ही हैड ओनली बीन वॉकिंग, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस लगा है कि वो उसी जंगल के एक हिस्से में चक्कर लगा रहा था। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट, ऑल एट वंस का मतलब अचानक से, रिकॉल का मतलब होता है याद आना, उसे अपने विचार याद आए अबाउट द वर्ल्ड एंड द रैट ट्रैप, संसार के बारे में और चूहेदानी के विचार, चूहेदानी के बारे में, यानी वही जो उसको बार बार विचार आते थे कि ये संसार भी एक चूहेदानी के समान है जिसमें लोग फंस जाते हैं, ये विचार अब उसको खुद आने लगा। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, अब उसकी खुद की बारी आ चुकी थी। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड, उसने खुद को मूर्ख बनने दिया था एक चारे के द्वारा, एंड हैड बीन कॉट, और फंस गया था, पकड़ लिया गया था। द होल फॉरेस्ट विद इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेज, पूरा जंगल उसकी ट्रंक्स और उसकी शाखाओं के साथ, ट्रंक्स मीन्स पेड़ के जो बड़े बड़े तने होते हैं और शाखाएं, इट थिकेट्स, इसकी झाड़ियाँ, फॉलन लॉक्स, बड़े गिरे हुए जो लकड़ी के बड़े टहने या कह लो बड़े बड़ी शाखाएं जो जंगल में गिर जाती हैं उसको फॉलन लॉक्स कहा गया है, या बड़ी बड़े लट्ठे कह सकते हैं आप हिंदी में। क्लोज्ड इन अपॉन हिम, वो उसको घेर रहे थे, लाइक एन इम्पेनिट्रेबल प्रिजन, एक अभेद्य जेल की तरह, फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, जिससे वो कभी बच नहीं सकता था। तो ये आपका था ये वाला पैराग्राफ। अब नेक्स्ट पैराग्राफ करेंगे हम। नाउ लुक एट द नेक्स्ट पैराग्राफ। इट वॉज लेट इन दिसंबर, ये दिसंबर का आखिरी समय चल रहा था, यानी लेट दिसंबर था। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, डिसेंड का मतलब होता है उतर आना, चढ़ आना, मतलब डिसेंड का मतलब तो वैसे उतरना होता है, जैसे राइट द वर्ड, राइट द नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, उतरते क्रम में लिखें। लेकिन यहाँ पर जब डार्कनेस के साथ डिसेंड वर्ड आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि, हाँ वही बात है कि अंधेरा उतर आया, अंधेरा हो गया। जब अंधेरा उतर आता है दुनिया में तो ऑब्वियसली अंधेरा हो ही जाता है। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, अंधेरा पहले ही होने लगा था जंगल के ऊपर। दिस इंक्रीज द डेंजर, इस चीज ने खतरे को बढ़ा दिया। एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, ग्लूम मैंने निराशा, परेशानी, और इस चीज ने उसके निराशा और उदासी को भी बढ़ा दिया। फाइनली ही सो नो वे आउट, आखिरकार उसे कोई बाहर का रास्ता नजर नहीं आया। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो जमीन पर धस गया, यानी जमीन पर गिर गया। टायर्ड टू डेथ, बहुत ज्यादा थका हुआ। टुडे आई एम टायर्ड टू डेथ, इस तरह से बोलते हैं आज मैं बहुत थका हुआ। डोंट आस्क मी टू डू एनीथिंग, मुझे कुछ करने के लिए मत बोलना। ये एक एग्जाम्पल है, आपको नहीं कह रहा हूं मैं। फाइनली ही सो नो वे आउट एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड का मतलब जमीन पे गिर जाना। टायर्ड टू डेथ, बहुत ज्यादा थका हुआ। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, ये सोचते हुए कि उसका आखिरी क्षण आ गया था। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन जैसे ही उसने अपने सर को जमीन पे टिकाया, ही हर्ड अ साउंड, उसे एक आवाज सुनाई पड़ी। अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग, एक बहुत जोर के बार बार निरंतर आने वाली थंप थंप की आवाज, इसलिए उसको थम्पिंग कहा गया है। There was no doubt as to what that was, इसमें कोई संदेह नहीं था ये कैसी आवाज थी। He raised himself, उसने खुद को उठाया। Those are the hammer strokes from an iron mill, ये तो हथौड़ों की आवाज है, आयरन मिल से आ रही है। He thought, उसने सोचा। There must be people nearby, नजदीक ही लोग होंगे। He summoned all his strength, बहुत सुंदर एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज किया गया, summon strength। summon strength का मतलब होता है पूरी ताकत इकट्ठी करना, पूरी ताकत बटोरना। इसके लिए एक और दूसरा वर्ड भी लगा सकते हैं, जैसे समन का मतलब किसी को बुलाना भी होता है कोर्ट में, लेकिन यहाँ पे समन के साथ जब स्ट्रेंथ वर्ड लगा देते हैं तो इसकी सेंस बन जाती है कि ताकत को इकट्ठा करना, ताकत को बटोर लेना। ही समन्ड ऑल ही स्ट्रेंथ, उसने अपनी पूरी ताकत लगाई। गॉट अप, खड़ा हुआ। एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, स्टैगर्ड का मतलब क्या होता है, लड़खड़ाते हुए चलना। आपने शराबियों को जरूर देखा होगा, जब वो ज़्यादा लगा लेते हैं तो किस तरह से चलते हैं, इस तरह से ही वो चलता हुआ आगे बढ़ा।
द रैमजो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन, रैमजो आयरन वर्क जो कि अब बंद थी, वर नॉट सो लॉन्ग अगो अ लार्ज प्लांट, एक थोड़े समय पहले ही एक बहुत बड़ा प्लांट हुआ करता था विद स्मेल्टर, स्मेल्टर के साथ, स्मेल्टर का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पर आयरन रोल को स्मेल्ट किया जाए। आयरन ओर क्या होती है, आयरन ओर जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि जिसमें से हम लोहा निकालते हैं, वो पहले कच्चा लोहा होता है, उसमें फिर उसको गर्म करके उसमें से पक्का लोहा निकाला जाता है। तो जिस जगह पे ये काम किया जाता है उसको स्मेल्टर बोलते हैं। रोलिंग मिल, घूमती हुई मिल, एंड फौज, फौज का मतलब होता है भट्टी। इन द समर टाइम, गर्मियों के समय, लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड बाजेस एंड स्काउस, गर्मियों के समय में बड़ी बड़ी पंक्ति भारी रूप से लदी हुई बाजीज एंड स्काउस, बाजीज एंड स्काउस यहाँ पे नौकाओं को कहा गया है जिनमें सामान को ढोया जाता था। बाजीज एंड स्काउस, गर्मियों के समय में बड़ी बड़ी पंक्ति भारी रूप से लदी हुई बाजीज एंड स्काउस की स्लिड डाउन द कैनल, वो नहर में उतर जाती थी, विच लेड टू अ लार्ज इनलेट लेक, जो एक बहुत बड़ी झील तक जाती थी। एंड इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक, और सर्दियों के समय में जो रास्ते थे मिल के नज़दीक वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट, वो काले हो जाते थे उस कोयले की धूल से, विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, जो बड़ी बड़ी चारकोल की क्रेट्स थी उससे नीचे गिरता था। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग, ऐसे ही एक लंबी इवनिंग के दौरान, जस्ट बिफोर क्रिसमस, ठीक क्रिसमस से पहले, द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सेट इन द डार्क फॉर्स, मास्टर स्मिथ मुख्य लोहार, स्मिथ मैंने लोहार, एंड हिज हेल्पर और उसका सहायक जो है उस अंधेरी भट्टी में बैठे थे, नियर द फर्नेस, फर्नेस के नज़दीक, वेटिंग फॉर द पिग आयरन, कच्चे लोहे का इंतजार करते हैं, विच हैड बीन पुट इन द फायर, जिसको आग में डाला गया था, विच हैड बीन पुट इन द फायर, जिसको आग में डाला गया था। टू बी रेडी, तैयार होने के लिए, टू पुट ऑन एनविल, एनविल पे रखे जाने के लिए, एनविल एक जगह होती है जहाँ पे आकार दिया जाता है। एवरी नाउ एंड देन, बीच बीच में, बार बार, वन ऑफ देम गोट अप टू स्टर द ग्लोइंग मास, उनमें से खड़ा होता, टू स्टर, स्टर वर्ड को देखे, स्टर का मतलब होता है हिलाना, जैसे मेडिसिन के ऊपर भी लिखा रहता है स्टर वेल बिफोर कंजप्शन, इसको अच्छे से हिला लो यूज करने से पहले। तो उनमें से बार बार, एवरी नाउ एंड देन, बीच बीच में, बार बार, वन ऑफ देम गोट अप, उनमें से खड़ा होता, टू स्टर द ग्लोइंग मास, मास मैंने जो भी भट्टी के अंदर था उसको मास कहा गया है, उसको हिलाने के लिए, विद आयरन, विद अ लॉन्ग आयरन बार, लंबी लोहे की छड़ से, रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट, कुछ ही देर बाद वापस आते हुए, ड्रेपिंग विद पर्स्पिरेशन, पसीने से लथपथ, पर्स्पिरेशन का मतलब होता है पसीने से लथपथ, पसीने से टपकते हुए पसीने के साथ। दो ही वॉज द कस्टम, एज वॉज द कस्टम, हालांकि जैसे कि रिवाज था, ही वॉर नथिंग, उसने कुछ भी नहीं पहने हुए था, बट अ लॉन्ग शर्ट, एक लंबी कमीज, एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज, और एक लकड़ी के जूतों की जोड़ी। अब आप कहेंगे वुडन शूज, भाई गर्मी की भट्टी में अगर कोई नॉर्मल शूज पहन के जाएगा तो आपको पता ही वो पिघल जाएंगे, एंड व्हाट विल हैपन टू आवर फुट, यू कैन जस्ट इमेजिन। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही, और आप लोग प्लीज़ बार बार इस वीडियो को देखिए, वर्ड मीनिंग्स को बार बार याद कीजिए, और जो भी मैंने आपको बीच बीच में एक्सप्लेन किए वर्ड्स के बारे में, उनको ध्यान में लाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और इसका फ़ायदा ये भी होता है कि आगे का जब पार्ट में इसको वीडियो बनाऊंगा तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, अगर आप वो बेल बजा देते हैं तो। और बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।